नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एचटेट 2017 पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था, जो कि टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम था, जिसके 10 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस मैं बहुत ईजी वे में सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूं। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं 100 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहां पर पूछा हुआ है फॉल्स स्टेटमेंट क्या है अबाउट वर्चुअल फंक्शन इन C++। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहां पर ये प्रॉपर्टीज होती है हमारी वर्चुअल फंक्शन की कि दे मस्ट बी मेंबर ऑफ सम क्लास। ये बिल्कुल वैलिड है, ट्रू स्टेटमेंट है। ये हमारी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वर्चुअल फंक्शन C++ में जो हम यूज करते हैं वो बिल्कुल ट्रू है कि वो मेंबर हो सकता है किसी कुछ क्लास का। दे कांट बी स्टैटिक मेंबर। बिल्कुल स्टैटिक मेंबर जो भी वर्चुअल फंक्शन होगा वो कभी भी स्टैटिक नहीं होगा और ना ही ग्लोबल होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ग्लोबल भी नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड भी हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। दे आर एक्सेस यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर। जो भी वर्चुअल फंक्शन है C++ में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट पॉइंटर। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, मगर क्वेश्चन में है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, दे कांट बी ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास। जब आप प्रॉपर्टीज को इसको रीड करोगे तो वहां पर आपको क्लियरली लिखा होगा कि वर्चुअल फंक्शन जो भी है जिस भी क्लास में है वो फ्रेंड बन सकता है किसी अनदर क्लास का। तो दे कैन बी ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, ये ट्रू स्टेटमेंट होती, मगर ये जो है कांट लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और हमारा आंसर यही है क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट हमारी पूछी हुई थी। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चंस को हम क्लियर करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। ये हमारा मीन टर्म एक्सपेंशन पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं यहां पर। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर बार प्लस पी आर। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें ये पूछा हुआ है कि इसकी मीन टर्म क्या होगी। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ध्यान रखना वेरिएबल कितने हैं, क्योंकि ये के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका के मैप बनाएंगे। इसमें टोटल वेरिएबल दे रखे हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप एक्सप्रेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हो कितने वेरिएबल यूज कर रखे हैं। तो यहां देख सकते हो पी क्यू ऑलरेडी आ गया है, आर, तो 3 वेरिएबल यहां पर यूज कर रखे हैं, पी और आर इसी में। तो पूरे एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इस के मैप के अंदर। तो वेरिएबल का रोल बहुत बड़ा है। तो हमें क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं यहां पर 3। तो यहां पर आप के मैप बनाओगे, यहां पर पी मैंने लिखा और यहां क्यू आर लिखा। ये इसका डिजाइन वर्क होता है हमारा के मैप को सॉल्व करने का। तो यहां पर जब 3 वेरिएबल है तो 2⁻³ दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, 8 सेल होंगे। तो 1 2 3 4 इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, नंबर ऑफ सेल है 8। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, यहां पर 0 लिखते हैं, यहां पर 1। 0 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट और 1 का मतलब है अनकॉम्प्लीमेंट। कहने का मतलब यहां पर p है तो ये p बार को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से यहां पर ये स्टैंडर्ड इसके फिक्सिंग है वैल्यू, तो ये 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। तो q और r, तो यहां पर आ जाएगा q बार r बार, यहां आ जाएगा q बार r, q r एंड q r बार। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे p q, p यहां पर दिया हुआ है और q देखिए यहां पर दिया हुआ है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर 1 लिखा जाएगा और यहां पर 1 लिखा जाएगा, क्योंकि ये मीन टर्म पूछ रहा है। सॉप फॉर्म होती है, सॉप फॉर्म में हम एंट्री जो करते हैं वो 1 की एंट्री होती है। क्लियर। नेक्स्ट है क्यू आर बार। तो क्यू आर बार देखिए यहां पर सिर्फ यहां पर है और p का कोई भी कॉम्बिनेशन इसके साथ नहीं दिया हुआ। तो दैट मीन्स जो एंट्री होगी वो सिर्फ पूरी रो में होगी, यहां पर 1 होगा और यहां 1 लिखा जाएगा, मगर यहां पर ऑलरेडी 1 है। क्लियर। पी आर बार, तो p यहां पर है, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद
जहां जहां पर आर बार है, आर बार कहां है, यहां पर इंटरसेक्ट करेगा तो यहां 1 की एंट्री हो जाएगी, और आर बार यहां है, यहां ऑलरेडी 1 था ही। ठीक है, तो इस तरह से हम के मैप को डिजाइन करेंगे। के मैप को डिजाइन करने के बाद इसने क्वेश्चन में किया हुआ है कि मीन टर्म कौन सी होगी। तो मीन टर्म मैं आपको क्लियर कर दूं, जब के मैप की जो एंट्री होती है, मैं साइड में लिख रहा हूं यहां पर, ये 0, ये 1, यहां पर 2 और ये 3, इसी तरह से ये 4 होता है, ये 5, ये 6 एंड 7। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं के मैप के अंदर। ये वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एंट्री से निकल के आ रहा है। 0 0 0 बाइनरी नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, 0 0 1 1 होगा, 0 1 1 3 होगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं के मैप के अंदर। और यहां पर मीन टर्म पूछा हुआ है। मीन टर्म मतलब जहां जहां पर भी 1 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू लिखी हुई है उसको आप लिखते जाइए। तो यहां देखिए 1 यहां लिखा हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये मैं कह सकता हूं ये 2, मतलब स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। अगर मैक्स पूछा होता तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो M2 प्लस नेक्स्ट 1 है 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो M4 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग, और नेक्स्ट 1 है 7 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी M2 M4 M6 M7। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन M2 M4 M6 प्लस M7। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3rd। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर पहले ही टिक किए हुए हैं। तो क्वेश्चंस को देखते जाओ और अपने आप सॉल्यूशन होता जाएगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग में कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इन सी प्रोग्रामिंग बॉडी ऑफ ए स्विच स्टेटमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ। तो ये क्लियरली स्विच के केस में, स्विच क्या होता है हमारा, हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कंट्रोलिंग के लिए या केसेस अगर हमारे पास बनाने हैं तो उसके लिए हम स्विच केस यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो स्विच के अंदर हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि केस होना ही होना चाहिए। विदाउट केस स्विच यूज नहीं होता। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट का मतलब सिर्फ ये होता है कि कोई केस अगर मैच नहीं करता तो वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट का ये बेनिफिट है, मगर ये ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि ये डेफिनेटली होगा ही होगा। क्या पता आपने डिफॉल्ट ना लगाओ तो भी स्विच केस में वो वैलिड होता है। क्लियर? डिफॉल्ट का एक और प्रॉपर्टी है, डिफॉल्ट किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, डजंट मैटर कि वो लास्ट में ही होगा, वो फर्स्ट पे भी लिखा जा सकता है और वो लास्ट में भी हो सकता है। ठीक है, केस के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है, दो केस की सेम वैल्यू नहीं हो सकती। मैं क्या कह रहा हूं, केस ऑफ 1 एक लिखा हुआ है, अगला केस लिखा हुआ है, अगला केस भी आपका यहां पर लिखा हुआ है 1, तो दो केस नहीं हो सकते सेम वैल्यू के साथ। ठीक है, ये वैलिड नहीं है। मगर यहां पर पूछा हुआ है स्विच स्टेटमेंट मस्ट कंसिस्ट ऑफ केस लेबल स्टेटमेंट। ये डेफिनेटली फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, इसमें पूछा हुआ है इन सी प्लस प्लस। देखिए सी प्लस प्लस के क्वेश्चन आ रहे हैं, कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन शुड सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो कास्टिंग ऑपरेटर हम यूज करते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है हमारी सी प्लस प्लस के अंदर, इट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ए क्लास। डेफिनेटली सी प्लस प्लस में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो क्लास के अंदर ही हम कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो पहला ट्रू है। सेकंड है, इट मस्ट नॉट स्पेसिफाई ए रिटर्न टाइप। कास्टिंग ऑपरेटर में हमें डाटा टाइप या रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं होती, दैट्स वाई हम यहां पर कोई भी इस टाइप से रिटर्न टाइप नहीं स्पेसिफाई करेंगे। इट मस्ट नॉट हैव एनी आर्गुमेंट, ये ध्यान रखना है आपको। आर्गुमेंट होता है ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन हम यूज करते हैं, यहां पर जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये कभी भी नहीं होगा। इट मस्ट नॉट हैव एनी आर्गुमेंट। तो तीनों प्रॉपर्टी हमारी ट्रू है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो जनरली आपका आता ही आता है एग्जाम में। कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर ये पूछा हुआ है कि मैग्नेटिक डिस्क, देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम में कंसेप्ट है हमारा मैग्नेटिक डिस्क। एक मैग्नेटिक डिस्क हम बना लेते हैं, मैं यहां पर बनाता जा रहा हूं साथ साथ। यहां पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक डिस्क टाइम टेकन टू मूव द रीड राइट हेड ऑन टू द डिजायर्ड ट्रैक इज व्हाट। टाइम टेकन फॉर
desired sector of track to come under read write head is called what? तो यहां पर ये मैं आपको डिस्क बना के दिखा रहा हूं कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होते हैं हमारी डिस्क, या इसको हम बोलते हैं ट्रैक्स। ठीक है, ट्रैक्स होते हैं और यहां पर हेड होता है हमारा। मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, यहां आप क्लियरली देख सकते हो डिस्क हेड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिस्क हेड। ये डिस्क हेड है हमारा। ये होते हैं ट्रैक, जो ये सर्कल बनाए हुए हैं इनको बोलते हैं हम ट्रैक। क्लियर? ये होते हैं हमारे सेक्टर्स। ट्रैक्स को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो इनको बोलते हैं सेक्टर। जो ये वाला पोर्शन मैं जो बना रहा हूं, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर कहां से निकल के आ रहा है? ट्रैक्स में से। यहां पर ये ट्रैक बने हुए हैं। क्लियर? तो ये यहां पर क्वेश्चन किया हुआ है आपसे, क्वेश्चन क्या किया हुआ है? क्वेश्चन है हमारा कि मैग्नेटिक डिस्क टाइम टेकन टू मूव द रीड राइट हेड ऑन टू द डिजायर्ड ट्रैक। ये ध्यान रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ये कह रहा है एक जगह से आप जहां पर मूव करते हो, तो ये मैं कह सकता हूं यहां पर ये फर्स्ट ट्रैक है, ये सेकंड ट्रैक है, दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, जो टाइम लगता है, उसको बोलते हैं सीक टाइम। फर्स्ट ट्रैक टू सेकंड ट्रैक का जो बीच का टाइम है उसको बोलते हैं सीक टाइम। और एक होता है हमारा टाइम टेकन फॉर डिजायर्ड सेक्टर ऑफ ट्रैक टू कम अंडर रीड राइट हेड इज कॉल्ड डिजायर्ड सेक्टर ऑफ ट्रैक। डिजायर्ड सेक्टर जो आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर जब आप मूव कर रहे हो तो वो वाला जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं लेटेंसी टाइम। ध्यान रखना है ये आपको। ट्रैक टू ट्रैक जब आप मूव कर रहे हो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में, उसको बोलते हैं सीक टाइम। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर का जो बीच का टाइम है उसको बोलते हैं लेटेंसी टाइम। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पहले वाले का सीक और दूसरे वाले का लेटेंसी। क्लियर? तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसआरटी। एसआरटी होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये शेड्यूलिंग है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वहां से क्वेश्चन लिया हुआ है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, तो प्लीज मेरे चैनल पे आप देखिएगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वहां से नंबर ऑफ एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो। तो कंसिडर द अराइवल टाइम एंड एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम होता है आपका बस टाइम। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं हम। कैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे? प्रोसेस दिए हुए हैं, अराइवल टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। प्रोसेस है हमारे, ये अराइवल टाइम है और ये एग्जीक्यूशन टाइम है। एग्जीक्यूशन टाइम को बस टाइम भी बोलते हैं हम। तो बेसिकली प्रोसेस दिए हुए 4, P1, P2, P3 एंड P4। अराइवल टाइम है आपका 0, 15, नेक्स्ट है 30, 45। इस तरह से अराइवल टाइम दिया हुआ है 20, 25। ये हमारा एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है 10 और 15। तो क्वेश्चन में क्या किया हुआ है? टोटल वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस P2। P2 का वेटिंग टाइम निकालना है, सिर्फ P2 का वेटिंग टाइम निकालना है। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये ध्यान रखना है बस आपको। मेन होता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट कैसे बनाएंगे? यहां पर टेक्निक यूज करनी है एसआरटी। एसआरटी टेक्निक को यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहां पर देखिए स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। अराइवल टाइम 0 से स्टार्ट होगा, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में क्या होता है? जो सबसे शॉर्टेस्ट जॉब होगी उसको सबसे पहले हम शेड्यूल करेंगे, सबसे पहले उसको सीपीयू को देंगे। तो यहां पर अराइवल टाइम पे ही एक ही प्रोसेस आ रहा है, तो डजंट मैटर कि दूसरे का कितना टाइम है। तो अराइवल टाइम जब कभी भी दिया हो तो अराइवल टाइम की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग P1 एंटर किया रेडी क्यू के अंदर, तो P1 को हम शेड्यूल कर देंगे। कब तक? जब तक दूसरा प्रोसेस नहीं आ जाता। तो दूसरा प्रोसेस कब आ रहा है? 15। किस टाइम पे एंटर कर रहा है? 15 पर। अब 2 प्रोसेस हमारे अराइव कर चुके हैं सिस्टम के अंदर। इसका रिमेनिंग टाइम कितना बच गया? 15 अगर मैंने एग्जीक्यूट कर दिया तो रिमेनिंग टाइम बच गया इसका 5। तो यहां पर देखेंगे हम 15 पर जब दूसरा प्रोसेस आया तो इसका अराइवल एग्जीक्यूशन टाइम कितना था? 25। तो दोनों में से मिनिमम किसका है? P1 का। तो P1 को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे कब तक? जब तक इसका टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये कंप्लीट हो जाएगा 20 कंप्लीट होने के बाद, मतलब 5 और एग्जीक्यूट होने के बाद। तो प्रोसेस हमारे पास सिर्फ एक P2 रह जाएगा जो कि हमारा रेडी क्यू के अंदर था, जिसका टाइम है 25।
अब होगा क्या, ये 25 यहां पर दिया हुआ है, तो 25 के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे यहां पर कोई और दूसरा प्रोसेस ही नहीं है, तो P2 को हम शेड्यूल कर देंगे कब तक, जब तक दूसरा प्रोसेस नहीं आ जाता। दूसरा प्रोसेस कब आ रहा है, 30 टाइम पे, तो इसको 30 तक एग्जीक्यूट करेंगे। 30 तक एग्जीक्यूट करने के बाद इसका रिमेनिंग टाइम बच जाएगा 15। अब P3 जो है 30 पर एंटर कर जाएगा, इसका टाइम है 10 और इसका टाइम है 15, तो दोनों में से मिनिमम टाइम किसका है, P3 का। तो P3 को हम शेड्यूल कर देंगे, मतलब प्रिंट हो जाएगा प्रोसेस, तो इसको टोटल एग्जीक्यूट करा देंगे हम 10 टाइम तक, ये 0 हो जाएगा और यहां पर 40 के बाद अब हमारे पास प्रोसेस जो रेडी क्यू के अंदर है सिर्फ 40 तक हमारा P4 एंटर नहीं किया है। P4 एंटर नहीं किया मगर P2 ऑलरेडी वेटिंग में था, तो P2 को हम शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, कितना टाइम है इसका, 15, 5 तक एंटर करेंगे, 45 पर P4 आ जाएगा, इसका रिमेनिंग टाइम बच जाएगा 10 और इसका टाइम है टोटल 15। P4 और P2 में से किसको हम शेड्यूल करेंगे, जिसका कम टाइम है, तो इसका टाइम कितना है 10, तो P2 को ही हम शेड्यूल करे रखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 55। अब ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ P4 रह गया। P4 का टोटल टाइम है, ये 55 था, 55 प्लस 15 दैट इज 70। तो टोटल आप जरूर कर लेना लास्ट में, 45 प्लस 25 दैट इज 70। बिल्कुल करेक्ट आपका टाइम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसका कंप्लीशन टाइम लिखेंगे, हमेशा राइट टू लेफ्ट चलना है। कंप्लीशन टाइम P4 का कितना है 70, P2 का कंप्लीशन टाइम है 55। ठीक है, सिर्फ P2 का ही आपको चाहिए, P2 का आपको चाहिए और कोई आपको फाइंड आउट नहीं करना। टर्न अराउंड टाइम देखो, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा इसका 55 माइनस 15 दैट इज 40। P2 का ही निकालना है आपको। और वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस एग्जीक्यूशन टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है 40, एग्जीक्यूशन टाइम इसका कितना था 25। स्टार्टिंग में जो टाइम था वो 25 था, 40 माइनस 25 दैट इज 15। तो P2 का वेटिंग टाइम निकालना था, तो वो कितना आ जाएगा 15। क्लियर, सिर्फ P2 का ही निकालना था, तो हमें बाकी को टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमें पूरा गैंट चार्ट बनाने के बाद P2 का टाइम हमने फाइनली निकाल लिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी टाइप का आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, इसमें पूछा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन सी टेस्टिंग टेक प्लेस आफ्टर विच टेस्टिंग ऑर्डर पेयर टू करेक्टली फिल इन द ब्लैंक। तो ध्यान रखना, रिलीज और एक्सेप्टेंस में यहां पर पूछा हुआ है, मेन तो रिलीज और एक्सेप्टेंस का ही रोल होता है, क्योंकि अल्फा इज द पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अल्फा एंड यूनिट और रिलीज में कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है, तो हमेशा रिलीज और एक्सेप्टेंस में ही हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो यहां पर देखिए, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है तो उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमारी सबसे पहले होती है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग तो उससे पहले काफी हो जाएगी, यूनिट टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेशन होगी, सिस्टम टेस्टिंग होगी। सिस्टम के बाद हमारी जो टेस्टिंग परफॉर्म होती है वो होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जो इसका चार्ट रहता है वो ऐसे बनता है, सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग होती है हमारी, यूनिट के बाद इंटीग्रेशन होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद सिस्टम टेस्टिंग होती है। तो इस तरह से टेस्टिंग चलती है हमारी। ठीक है, यहां पर ऐसे मूव करेगा और सिस्टम के बाद हमारी आती है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद एक्सेप्टेंस चेक करता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में कि ये प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो कौन चेक करता है, वो यूजर ही चेक करता है, जो कि अल्फा और बीटा टेस्टिंग हमारी दो होती है। उनके थ्रू वो चेक करता है कस्टमर कि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना है या नहीं बना। अगर वो मैच कर जाता है तो पास हो जाएगा, मैच नहीं करता तो वो फेल हो जाता है। फिर उसको दोबारा से हम उसको डेवलपर को दे देते हैं, डेवलपर दोबारा से काम करना स्टार्ट करता है अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती। तो एक्सेप्टेंस जैसे ही हो जाएगा, एक्सेप्टेंस के बाद प्रोडक्ट तैयार हो गया, फिर उसको रिलीज कर देंगे अगर कस्टमर सेटिस्फाई है। तो मतलब
रिलीज जो होता है क्वेश्चन में देखिए, रिलीज टेस्टिंग टेक प्लेस आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो आंसर आ जाएगा इसका रिलीज कोमा एक्सेप्टेंस। रिलीज टेस्टिंग टेक प्लेस आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो पहले एक्सेप्टेंस होगी देन रिलीज होगा। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें पूछा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही डैश इज मेजर ऑफ एवरेज लेंथ ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस इन डॉक्यूमेंट। तो देखिए यहां पर एक होता है हमारा फोग इंडेक्स। फोग इंडेक्स बेसिकली किस लिए यूज करते हैं हम, ये जो होता है ये होता है हमारा रीडिंग टेस्टिंग बोलते हैं, रीडिंग टेस्टिंग। ये इसको रीडिंग टेस्टिंग भी बोलते हैं। रीडिंग टेस्टिंग का मतलब होता है कि ये डॉक्यूमेंट को चेक करता है, प्रिडिक्ट करता है कि ये डॉक्यूमेंट इजी है या डिफिकल्ट है टू रीडिंग, ठीक है। अगर उसकी जो एवरेज लेंथ ऑफ वर्ड्स और डॉक्यूमेंट को देखेगा, सेंटेंस एवरेज वर्ड्स को, अगर वो लार्ज है तो वो डिफिकल्ट होगा रीडिंग के लिए, और अगर वो स्मॉल है तो वो ये कहेगा कि हाँ ये इजी है रीडिंग के लिए। तो फोग इंडेक्स हम यूज करते हैं एवरेज लेंथ को मेजर करने के लिए वर्ड्स एंड सेंटेंस इन द डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यू सीरीज में क्वेश्चन कराया हुआ है, फिर भी यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि क्या मीनिंग है इसमें। किस फिनोमिना को हम ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कभी भी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेज फ्रेम इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फोल्ड, दिस फिनोमिना इज नोन एज व्हाट पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि अगर हमारा पहले पेज फ्रेम था 3, यहां पर टोटल फ्रेम कितने अवेलेबल है, 3 फ्रेम अवेलेबल है, और 3 फ्रेम को हमने कोई रेफरेंस स्ट्रिंग यूज की, ठीक है। रेफरेंस स्ट्रिंग जिसको हम प्रोसेस करेंगे, रेफरेंस स्ट्रिंग दी होगी, उसको प्रोसेस करने के बाद हमारे पास 9 पेज फोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। कोई रेफरेंस स्ट्रिंग है उसको हमने प्रोसेस किया विद इन द 3 फ्रेम, तो टोटल 9 पेज फोल्ड हो रहा है। और अगर मैं स्पेस को बढ़ा दूं, मतलब टोटल फ्रेम हमारे कितने हो गए, 3 की जगह कितने हो गए हैं 4, और सेम रेफरेंस स्ट्रिंग को हम यहां पर प्रोसेस करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पेज फोल्ड का मतलब होता है कि मेन मेमोरी के अंदर, ये मेन मेमोरी है बेसिकली, मेन मेमोरी के अंदर जो चीज नहीं मिलती उसको हम सेकेंडरी मेमोरी से लेके आते हैं, तो उसको पेज फोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर स्पेस हम बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पेज फोल्ड कम होने चाहिए, मगर ये कहता है कि पेज फोल्ड यहां पर पेज फ्रेम बढ़ाने से पेज फोल्ड भी बढ़ जाते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस टाइप की सिचुएशन आ जाती है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट की फॉर्म में। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि इसमें कैसे हम करते हैं। तो इस टर्म को हम बोलते हैं बैलेडी एनोमली, ठीक है। बैलेडी एनोमली एक कंसेप्ट है जो कि फिफो पेज रिप्लेसमेंट के अंदर आता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बैलेडी एनोमली फिफो दैट इज द सिनेरियो कि अगर आप पेज फ्रेम को इंक्रीज कर देते हो तो आपका पेज फोल्ड भी इंक्रीज हो जाता है, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं हम बैलेडी एनोमली। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने एक एमसीक्यू सीरीज अपने चैनल पे बनाई हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप देख सकते हो, वहां पर भी मैंने ये एग्जांपल के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है कंसीडर ए सीआईडीआर। सीआईडीआर होती है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। नेटवर्क एड्रेस आपको दिया हुआ है, तो नेटवर्क एड्रेस क्या दिया हुआ है मैं लिख लेता हूं यहां पर 194.24.0.0/21। ये नेटवर्क एड्रेस दिया हुआ है। इसने क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, लास्ट एड्रेस क्या होगा इस नेटवर्क का। तो देखिए लास्ट एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए ये जो नोटेशन है वो सीआईडीआर नोटेशन बताई हुई है। सीआईडीआर में होता क्या है, सीआईडीआर के अंदर कोई भी क्लास नहीं होती, ये क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है, मतलब इसमें कोई क्लास नहीं है, इसमें कोई रेंजेस नहीं होती। तो यहां पर स्लैश के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो बिट हमारी फिक्स हो जाती है, 21 बिट फिक्स हो जाएगी। मतलब 194 का जो इसका बाइनरी नंबर आप लिख सकते हो, मगर 194 टोटल कितनी बिट लेगा, 8 बिट। 8 बिट के 4 पेयर होते हैं हमारे, तो 8 + 8 ये तो एज इट इज रहेगा 16 बिट। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो बिट है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पर 16 बिट, 8 बिट तो यहां पर यूज हो गई, 8 बिट यहां पर यूज हो गई, तो ये तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये वाली जो बिट है ये क्या है हमारी,
ये भी 8 बिट का कॉम्बिनेशन होगा, तो पहली 5 बिट तो फिक्स होगी, क्योंकि 21 बिट इसने बोला है कि /21 का मतलब होता है फर्स्ट 21 बिट तो आप फिक्स कर दीजिए। उसके बाद जो लास्ट वाली बिट है, इसने पूछा है लास्ट एड्रेस क्या होगा नेटवर्क मास्क का। लास्ट एड्रेस का मतलब है कि हम सबको 1 1 कर देंगे, तो इसको 3 बिट को 1 कर दिया, और यहां पर लास्ट वाले को भी 1 1 1 1 1 कर देंगे। तो कहने का मतलब है, देखिए ये टोटल फर्स्ट 21 बिट हमने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि यहां पर स्लैश के बाद लिखा हुआ है 21। अगर मान लीजिए यहां पर 24 लिखा होता तो पहली 24 बिट को हम टच नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो लास्ट एड्रेस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाली बिट को सबको 1 1 कर देते हैं, जिससे कि क्या है, पूरे इसका आईपी एड्रेस का जो भी है लास्ट एड्रेस हमें पता चल जाता है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूं, ये 5 बिट हमने 0 0 रखी और लास्ट वाली बिट को हमने 1 1 कर दिया, तो यहां पर इसका एड्रेस क्या आ जाएगा, ये तो 194 रहेगा, ये 24 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारा, 24 होने के बाद 0 0 0, इसका बाइनरी नंबर देखिए लास्ट में 3 1 है, तो इसको 7 बोल सकता हूं मैं, ठीक है। ये नंबर होता है हमारा 8421, तो 421 पोजीशन पे 1 1 1 है, तो 7 हो गया, और ये सारा ही 1 1 1 है, तो 128 64 इस तरह चलते चलते लास्ट में 1 है, तो सबका सम अप करोगे तो 255 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस, जो कि सबसे लास्ट एड्रेस जो होता है उसको हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। तो यहां पर इससे जो एक कम होता है वो लास्ट एड्रेस होता है, मगर यहां पर ऑप्शन में कहीं पर भी 254 नहीं दिया हुआ लास्ट में, तो इसी को हम करेक्ट मानेंगे, नन ऑफ दीज भी नहीं दिया हुआ, तो यही हमारा लास्ट एड्रेस होगा 194 24 7 और 255। तो ये होगा हमारा राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस जो कि सबसे टफेस्ट एग्जाम अभी तक आया है स्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने क्लियर किए थे 10 क्वेश्चन, इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चन मैंने क्लियर किए, तो नेक्स्ट वीडियो भी हम 10 क्वेश्चन की लेके आएंगे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, सारी वीडियो को जरूर वॉच करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।